करीब 65 साल पहले एक भयानक परमाणु युद्ध ने पूरी दुनिया को राख में बदल दिया था। बिजली गायब हो गई थी, शहरों की रौनक मिट गई थी और इंसानियत अंधकार में डूब चुकी थी। हर ओर बर्बादी थी, लेकिन कहते हैं ना, सबसे गहरी रात में भी उम्मीद की एक किरण जरूर होती है। उसी उम्मीद की तलाश में अमेज़न के घने जंगलों के बीच एक वैज्ञानिक लियम श्मिट ने एक ऐसा चमत्कार खोजा जिसने पूरी मानव सभ्यता की किस्मत ही बदल दी। वो चमत्कार था जेनेसिस ट्री, एक ऐसा रहस्यमय पेड़ जो नॉर्मल पेड़ों से बिल्कुल अलग था। उसकी जड़ें रेडिएशन को सोख लेती थी और उसे शुद्ध ऊर्जा में बदल देती थी। उसकी नीली चमकदार कलियों ने धरती को फिर से सांस दी, लेकिन उसके साथ इंसान की किस्मत का रुख भी हमेशा के लिए बदल गया। युद्ध के रेडिएशन ने इतनी गहरी चोट दी थी कि अब पैदा होने वाले 10 में से 9 बच्चे किसी न किसी जेनेटिक दोष के साथ जन्म लेते थे। इंसानियत फिर से खत्म होने की कगार पर थी। तभी वैज्ञानिकों ने जेनेसिस फूल के डीएनए को इंसानी डीएनए से मिलाकर औरतों के अंदर इंजेक्ट करने का तरीका खोज निकाला। इस प्रयोग का नतीजा था एक नए युग का जन्म। ऐसे बच्चे पैदा हुए जिनकी सुनने, देखने और सोचने की क्षमता आम इंसानों से 10 गुना ज्यादा थी। इन्हें नाम दिया गया जेनेटिक्स, यानी वो इंसान जो प्रकृति से आगे निकल गए थे। लेकिन जहां पर जेनेटिक्स समाज के शिखर पर पहुंच गए, वहीं 10% ऐसे थे जिनका शरीर इस बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाया। वो या तो बीमारियों से ग्रस्त थे या फिर चलने, देखने या फिर सुनने की क्षमता खो चुके थे। इन्हें दुनिया ने स्पेशल्स कहा और इन्हें इंसान नहीं बल्कि बोझ समझा गया। समाज ने उन्हें तिरस्कार दिया, अपमान दिया और जिंदगी सिर्फ मेहनत और दर्द तक सीमित हो गई। इसी दुनिया में जेनेसिस इंस्टीट्यूट एक हाईटेक जगह है जहां पर इन रहस्यमय पेड़ों की देखभाल की जाती है। यहीं पर काम करता है लियोन, एक व्हीलचेयर पर चलने वाला क्लीनर, और उसके साथ है क्लोई, एक 12 साल की चतुर बच्ची जो स्कूल टूर के बहाने यहाँ पर आई है, लेकिन असलियत कुछ और है। दोनों एक मिशन पर हैं। क्लोई बच्चों के बीच गाइड को भटकाती है, जबकि लियोन अपने मॉडिफाइड डिवाइस से सिक्योरिटी सिस्टम हैक करने में जुटा हुआ है। गार्ड्स की नजर हटाने के लिए लियोन एक चाल चलता है। वो एक रिमोट कंट्रोल खिलौना छोड़ता है। अब जैसे ही गार्ड उसको उठाते हैं, खिलौना गैस छोड़ता है और वो बेहोश हो जाते हैं। लियोन गैस का मास्क पहनकर लैब में दाखिल होता है। वो अपनी माँ की पुरानी घड़ी देखता है, जैसे वो घड़ी उसको हिम्मत दे रही हो, और फिर एक चमकता हुआ नीला जेनेसिस फूल काट लेता है। लेकिन उसी पल पेड़ की सुरक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाती है। उसकी शाखाएं कांटों की तरह बाहर निकलती है, लेकिन लियोन किसी तरह बचकर वहां से निकल जाता है। सायरन बज उठते हैं, अलार्म गूंज उठता है और पूरा इंस्टीट्यूट लॉकडाउन में चला जाता है। लियोन भीड़ में छिपकर निकलने की कोशिश करता है और रास्ते में क्लोई से टकरा जाता है। क्लोई बिना वक्त गवाए फूल को अपने टेडी बेयर में छुपा देती है। गार्ड्स टेडी चेक करते हैं, लेकिन उनको कुछ भी पता नहीं चलता है और दोनों बिना शक के वहां से निकल जाते हैं। अब शाम तक वो अपने शहर पहुंच चुके थे, जहां हर स्क्रीन पर एक राजनेता सेनेटर फ्रैंक का भाषण चल रहा था। वो प्रेपोजिशन 42 नाम का एक कानून पेश कर रहा है, एक ऐसा प्रस्ताव जो कहता है कि अब जेनेटिक्स और स्पेशल्स को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। वो दावा करता है कि उसने ऐसा सीरम बनाया है जो स्पेशल्स को भी जेनेटिक शक्तियां दे सकता है। वही मशहूर पॉप स्टार मीरा गरीब इलाकों में एक यूनिटी कॉन्सर्ट की घोषणा करती है, लेकिन लियोन इन सब पर भरोसा नहीं करता है। उसकी नजर में ये सब ऊंचे तबके के झूठ है, एक ऐसा दिखावा जो बराबरी का सपना दिखाकर भेदभाव को और गहरा करता है। दोनों अपने घर लौटते हैं, एक पुराने बेसमेंट वर्कशॉप पर, जहां पौधों, औजारों और लियोन की अधूरी उम्मीदों से भरी दुनिया बसती है। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो इंसान और ईश्वर के बीच की सीमा को मिटा देगी। कहानी अब वहां से आगे बढ़ती है, जहां क्लोई और लियोन अपने छोटे से बेसमेंट में नई जिंदगी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्लोई एक शानदार बॉटनिस्ट है। वो ऐसे अजीब पौधे और बेलें उगाती है जिनसे एसिड जैसे फल निकलते हैं। वही लियोन एक इन्वेंटर है जो स्पेशल लोगों के लिए मशीनें और कृत्रिम हाथ पैर बनाता है ताकि वो आम जिंदगी जी सके। ये दोनों मिलकर चोरी किए हुए उस जेनेसिस फूल के एक्सट्रैक्ट से ऐसे गैजेट्स बनाते हैं जो स्पेशल्स की मदद कर सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया में उनके लिए कोई नहीं लड़ता। एक रात लियोन को एक घबराए हुए आदमी का फोन आता है। वो जेनेटिक इलाके में रहने वाला एक स्पेशल है जिसकी पहचान कोई नहीं जानता।
वो एक रेस्टोरेंट में शेफ है और चलने के लिए एक मैकेनिकल सूट पर निर्भर है, लेकिन वो सूट खराब हो गया है। अगर किसी को पता चल गया कि वो एक स्पेशल है तो उसे उसी पल नौकरी से निकाल दिया जाएगा। पहले तो क्लोई मना कर देती है क्योंकि जेनेटिक डिस्ट्रिक्ट में जाना बेहद खतरनाक है, लेकिन जब वो आदमी 3 गुना ज्यादा पेमेंट ऑफर करता है तो लियोन मान जाता है। क्लोई बार बार चेतावनी देती है कि वहाँ उनके जैसे लोगों को घुसने भी नहीं दिया जाएगा, मगर लियोन पहले से तैयार है। उसके पास एक गुप्त रास्ता है। वो दोनों एक पुराने सुरंग के रास्ते अमीर इलाके में दाखिल होते हैं। वहाँ पर वो होटल तक पहुँच जाते हैं जहाँ शेफ उन्हें पीछे के दरवाजे से अंदर ले आता है। अब लियोन तुरंत ही सूट की मरम्मत शुरू कर देता है, जबकि क्लोई वायरिंग और पावर सिस्टम संभालती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि तभी अचानक पूरा होटल अंधेरे में डूब जाता है। कुछ सेकंड्स बाद गोलियों की आवाजें आने लगती है। होटल पर हमला हो चुका है। ये हमला एंटी जेनेटिक स्क्वाड नाम के एक गैंग ने किया है, जो खुद इंसान है लेकिन जेनेटिक्स से नफरत करते हैं। वो सोचते हैं कि जेनेटिक्स की वजह से ही दुनिया तबाह हुई है और अब वो उन्हें मिटाना चाहते हैं। वो लोग होटल में मौजूद हर जेनेटिक को बेरहमी से मार देते हैं। लियोन और क्लोई किसी तरह छिप जाते हैं, लेकिन बाहर निकलने का एक ही रास्ता होता है और वो है पीछे का दरवाजा, जो अब लॉक हो चुका है। लियोन समझता है कि अब बचने का सिर्फ एक ही तरीका है। वो उस मरे हुए शेरिफ का मैकेनिकल सूट पहन लेता है ताकि ताकत के जरिए दरवाजा तोड़ सके। तभी गैंग के कुछ लोग रसोई में आ जाते हैं और अगली सुबह का उनका प्लान बताते हैं। वो एक बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले हैं जिसमें कोई बड़ा नेता मारा जाएगा, और उसी वक्त उनके हाथ से एक कागज गिरता है जिसे क्लोए उठा लेती है। लेकिन तभी सूट में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और लियोन जोर से काउंटर पर गिर जाता है। वो आवाज सुनकर गुंडे उसकी तरफ दौड़ते हैं। लियोन सूट की ताकत से आसपास की सारी शेल्फ गिरा देता है ताकि रास्ता बन सके, और किसी तरह दरवाजा तोड़कर वो बाहर निकल आता है। वो दोनों जान बचाकर वहां से भागते हैं और रात में घर लौट आते हैं, ये सोचते हुए कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है। लेकिन असली खतरा तो अब शुरू हुआ है। होटल के सीसीटीवी कैमरे में उनकी तस्वीरें रिकॉर्ड हो गई हैं। अब चूंकि गैंग वाले मास्क पहने हुए थे, इसलिए पुलिस अब यही मान लेती है कि हमला लियोन और क्लोई ने किया है। टीवी पर खबरें चलने लगती हैं और पुलिस स्पेशल फोर्स का हेड खुद इंटरव्यू दे रहा होता है। लियोन उसको देखकर सन्न रह जाता है। वो वही आदमी है जो उस रात होटल पर हमला करवा रहा था। अब साफ हो जाता है कि पुलिस चीफ ही असल में उस टेररिस्ट गैंग का लीडर है। उधर क्लोई वो कागज खोलती है जो उसने होटल से उठाया था। उसमें लिखा है मीरा का कॉन्सर्ट। अब उन्हें समझ आ जाता है कि अगला हमला वहीं पर होने वाला है, और इस बार गैंग का मकसद सिर्फ मीरा को मारना नहीं, बल्कि ये साबित करना है कि स्पेशल्स ही आतंकी है, ताकि प्रपोजिशन 42 हमेशा के लिए फेल हो जाए। क्लोई अब हार मानने को तैयार नहीं। वो तय करती है कि चाहे जो भी हो वो इस हमले को रोक कर ही रहेगी। लेकिन लियोन को लगता है कि एक छोटी बच्ची और एक अपाहिज आदमी दुनिया नहीं बदल सकते। वो भागने की बात करता है, जिससे क्लोई गुस्से में आकर उससे लड़कर चली जाती है। जब लियोन अकेला बैठा होता है तो उसकी नजर अपनी माँ की पुरानी घड़ी पर जाती है, जिस पर लिखा होता है कि सभी इंसान बराबर हैं। उसे याद आता है कि उसकी माँ की मौत सिर्फ इसलिए हुई थी क्योंकि वो एक स्पेशल थी और अस्पताल ने उसका इलाज करने से इनकार कर दिया था। उस पल लियोन समझ जाता है कि अब भागने का वक्त नहीं है, बल्कि ये वक्त लड़ने का है। जहाँ अगली सुबह जब क्लोई लौटती है तो वो देखती है कि लियोन उस सूट में हथियार जोड़ रहा है। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि हिम्मत है। क्लोई भी उसके साथ जुट जाती है। वो अपने पौधों से खास बायो वायर बनाती है जिन पर एसिडिक फूल उगते हैं, जो दुश्मन के पास आते ही नींद की गैस या जलन वाला एसिड छोड़ देते हैं। दोनों पूरी रात तैयारी में लग जाते हैं और फिर अगला दिन आता है, मीरा का बड़ा कॉन्सर्ट। लोग नाच रहे हैं, भीड़ में खुशियां हैं, लेकिन उस भीड़ में कहीं छिपा है एक मौत का साया। गैंग के लोग वहां पर पहुंच चुके हैं, सब कुछ बॉम्ब से उड़ाने के इरादे से। तभी जैसे ही वो मीरा को पकड़ते हैं, एक जोरदार धमाका होता है, जहां छत से कूदता है लियोन अपने मैकेनिकल सूट में, आंखों में चमक और चेहरे पर एक ही जज्बा। अब लड़ाई बराबरी की होगी। लियोन उस कॉन्सर्ट के बीचों बीच खड़ा है। सूट आधा टूटा हुआ है, सांसें तेज हैं, मगर इरादा अटल। वो जैसे तैसे खुद को संभालता है, गिरता है फिर खड़ा होता है। उसी वक्त उसके सूट पर अचानक बेलें उगने लगती हैं। ये क्लोई का कमाल है। बेलें सूट को लपेट लेती हैं और उस पर नीली चमक फैल जाती है। गैंगस्टर उसको देखकर हंसते हैं और सोचते हैं कि ये बस एक मजाक है, लेकिन लियोन के चेहरे पर
एक अलग ही सुकून है। वो बटन दबाता है और सूट दोबारा से जिंदा हो उठता है। पेलों से एसिड वाले फल निकलते हैं जो जमीन पर गिरते ही गैस छोड़ने लगते हैं। वो गैंगस्टर अंधे हो जाते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लियोन उन बेलों को ऐसे घुमाता है जैसे वो उसके अपने हाथ हो और कुछ ही पलों में वो दर्जनों गुंडों को गिरा देता है। मगर तभी और लोग आ जाते हैं। उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। वो मिलकर लियोन को गिरा देते हैं, सूट को तोड़ देते हैं और उसे बुरी तरह पीटने लगते हैं। लियोन जमीन पर गिरा हुआ, लगभग बेहोश, उसके चारों ओर सिर्फ धूल और टूटे धातु के टुकड़े हैं। उसी वक्त बाहर से टायरों की आवाज आती है। एक कार सीधा गैंग के बीच घुस जाती है। स्टीयरिंग पर है क्लोई। वो तेजी से गाड़ी घुमाती है और कुछ गुंडों को टक्कर मारती है, जिसके बाद वो लियोन और मीरा दोनों को उठा लेती है। वो किसी तरह वहाँ से भाग निकलते हैं और सीधा अपने पुराने वर्कशॉप में लौट आते हैं। दरवाजे बंद हैं, सभी सीक्रेट रास्ते लॉक कर दिए जाते हैं। कुछ देर सांस लेने के बाद लियोन और क्लोई मीरा को पूरी सच्चाई बताते हैं कि जिन पुलिस वालों को उसकी हिफाजत करनी थी, असल में हमलावर वही थे। मीरा कुछ पल के लिए चुप रहती है, फिर कहती है कि उसकी कल सेनेटर से मुलाकात तय है। लियोन तुरंत समझ जाता है कि यही तो उनका अगला निशाना है। वो कहता है कि कल मेडिकल सेंटर में हमला होने वाला है और इस बार लक्ष्य मीरा नहीं बल्कि सेनेटर फ्रैंक खुद है। अगर वो मारे गए तो प्रपोजिशन 42 कभी पास नहीं होगा और स्पेशल्स हमेशा गुलाम बने रहेंगे। मीरा फैसला करती है कि वो भी अब भागेगी नहीं, वो इस लड़ाई का हिस्सा बनेगी। जहां अगले दिन ये तीनों अपने अपने किरदारों में छिपकर मेडिकल सेंटर पहुंच जाते हैं। लियोन और मीरा एक कपल बनकर अंदर घुसते हैं ताकि किसी को शक ना हो। ध्यान भटकाने के लिए लियोन मीरा से गाना गाने के लिए कहता है और जैसे ही उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंजती है, उसी वक्त पीछे से गैंग के लोग दाखिल हो जाते हैं। लियोन पहले से तैयार था। वो अपने साथ लाए एसिडिक फलों से बने हथियारों से उनके ऊपर हमला कर देता है। फलों से निकला एसिड उनके मास्क को पिघला देता है और वो सब तड़पने लगते हैं। लेकिन तभी सामने आता है पुलिस चीफ, वही जो पूरी गैंग का असली लीडर है। वो बेहद ताकतवर है और लियोन का टूटा हुआ सूट उसके सामने टिक नहीं पाता है। वो कुछ ही मिनटों में लियोन को गिरा देता है। सूट पूरी तरह नष्ट हो चुका है। लियोन के हाथ कांप रहे हैं। वो सोचता है कि शायद अब वो यहीं पर मारा जाएगा। तभी गोलीबारी की आवाज सुनाई देती है। सेनेटर के गार्ड्स पहुंच गए हैं। वो गैंग के ज्यादातर लोगों को मार देते हैं, जबकि बाकी बचे गार्ड्स भाग जाते हैं। जिसके बाद लियोन की बहादुरी से सेनेटर की जान बच जाती है। लेकिन जैसे ही गार्ड्स उसको उठाते हैं, वो लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं। वो उसको गालियां देते हैं। वो कहते हैं कि स्पेशल होकर तू यहाँ पर कैसे आया। तभी वहाँ पर खुद सेनेटर फ्रैंक आता है। लियोन उसको देखता है और पल भर को सन्न रह जाता है। सेनेटर मुस्कुराता है और कहता है, तूने मेरे बेटे की तरह मेरी जान बचाई है। लेकिन तभी वो धीरे से एक ऐसी बात बोलता है जिसको सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। वो कहता है, तू मेरा बेटा ही है लियोन। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। क्लोई ये सुनकर टूट जाती है। उसको लगता है कि लियोन भी उन अमीर जेनेटिक्स में से एक है जिन्होंने सालों से स्पेशल्स पर जुल्म किया है। वो कुछ बोले बिना वहां से भाग जाती है, जबकि मीडिया में खबर फैल जाती है कि सेनेटर फ्रैंक पर हमला हुआ था और उनके बेटे लियोन ने उनकी जान बचाई है। अगले ही दिन टीवी चैनल्स पर सेनेटर का बयान चलता है कि मेरा बेटा स्पेशल है और उसने साबित किया है कि स्पेशल्स किसी से कम नहीं है। उसी शाम प्रपोजिशन 42 पास हो जाता है और सरकार ऐलान करती है कि अब स्पेशल्स को जेनेटिक्स के बराबर हक दिए जाएंगे। लियोन अब क्लोई को हर जगह ढूंढता है, लेकिन वो उसको कहीं नहीं मिलती। निराश होकर वो मेडिकल कैंप पहुंच जाता है जहां स्पेशल्स का इलाज चल रहा होता है। उसको देखकर सेनेटर वहां पर आता है और कहता है कि मुझको माफ कर दो बेटे, तेरी माँ की मौत मेरी गलती थी, लेकिन अब मैं उसको ठीक करना चाहता हूँ। वो उसे एक पुराना लिफाफा देता है, उसकी माँ का आखिरी खत। लियोन उसको खोलता है और पढ़ता है। उसमें लिखा होता है कि लियोन, अपने पिता को माफ कर देना। नफरत इंसान को कमजोर बनाती है। याद रखना, हम सब आखिरकार एक ही हैं। लियोन की आंखें नम हो जाती हैं। तभी क्लोई और मीरा वहां पर पहुंचती है। क्लोई कहती है कि पुलिस चीफ अभी भी आजाद घूम रहा है और अब वो फिर से किसी बड़े हमले की तैयारी में है। और सबसे डरावनी बात यह है कि वो अब सेनेटर के साथ ही काम कर रहा है। लियोन समझ जाता है कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो शुरुआत है। क्लोई अपने हाईटेक कैमरे से लैब के अंदर झांकती है और जो वो देखती है वो उसकी रूह हिला देता है। अंदर सेनेटर फ्रैंक और पुलिस चीफ साथ में बैठे हुए हैं जैसे पुराने दोस्त हो। तभी क्लोई समझ जाती है कि ये दोनों दुश्मन नहीं बल्कि एक ही टीम के हिस्से हैं और जो कुछ अब तक लियोन और उसको दिखाया गया है
वो सब एक नाटक था, दुनिया को बेवकूफ बनाने का एक बड़ा ड्रामा। असलियत ये थी कि सेनेटर का बनाया गया कानून स्पेशल्स की मदद के लिए नहीं, बल्कि जेनेटिक्स को और मजबूत बनाने के लिए था। और सबसे इम्पोर्टेंट, इस प्लान के लिए जो चीज चाहिए थी वो सिर्फ स्पेशल्स के शरीर से ही मिल सकती थी। उनके दिमाग से निकलने वाला एक खास केमिकल। इलाज के नाम पर स्पेशल्स को मेडिकल कैंप्स में बुलाया जा रहा था, लेकिन वहां पर उनके दिमाग से वो केमिकल निकाला जा रहा था। और ये प्रोसेस इतना दर्दनाक था कि जिस भी इंसान पर इसका प्रयोग किया जाता था वो जिंदा नहीं बचता था। सेनेटर और उसका पूरा सिस्टम अब इंसानियत से कोसों दूर जा चुका था। उनका असली मकसद था एक ऐसी दुनिया बनाना जहां सिर्फ जेनेटिक्स रहे और बाकी सब खत्म कर दिए जाएं। क्लोए और मीरा ये सब कैमरे में रिकॉर्ड कर देती हैं और तभी उन्हें एक और बड़ा सच पता चलता है। वो सीरम जो इलाज के नाम पर तैयार किया जा रहा था, उससे सिर्फ एक ही इंसान को ठीक किया जाना था और वो था लियोन, यानी कि सेनेटर का बेटा। उधर लियोन मेडिकल कैंप में मरीजों को तड़पते हुए देखता है। स्पेशल्स अब समझ चुके हैं कि जिन्हें वो इलाज समझ रहे थे वो तो मौत का जाल था। लियोन जानता है कि अब वक्त आ गया है कि इस सिस्टम को तोड़ा जाए। वो ऑपरेशन थिएटर में जाता है, लेकिन इस बार वो मरीज नहीं, एक योद्धा बनकर आया है। उसने अपने पुराने प्रोस्थेटिक सूट को फिर से ठीक कर लिया था और उसे कंबल के नीचे छिपा लिया था। अब जैसे ही सर्जरी शुरू होने वाली होती, लियोन अचानक उठता है, अपने पिता को कॉलर से पकड़ता है और कहता है कि तुम इंसान नहीं, राक्षस हो। वो उसे एक कमरे में बंद कर देता है और नर्स के हाथ से इंजेक्शन छीन लेता है, वही इंजेक्शन जिसमें एक मासूम स्पेशल से निकाला गया केमिकल था। फिर वो सिक्योरिटी रूम में भागता है, गार्ड्स को गिराता है और सारे गेट्स खोल देता है। सायरन बज उठते हैं और पूरा कैंप हिलने लगता है। पुलिस चीफ अपने पूरे गैंग के साथ पहुंचता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी। स्पेशल्स अब जाग चुके हैं। वो टूटे बेड, पत्थर और जो भी कुछ उनके हाथ में आता है उससे जेनेटिक्स और उनके गुंडों के ऊपर हमला कर देते हैं। वो जानते हैं कि सामने वाले ताकतवर हैं, लेकिन उनके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। इसी बीच क्लोई और मीरा दूसरी ओर एक और मिशन पर हैं। उनके पास सेनेटर और पुलिस चीफ के खिलाफ सारे सबूत हैं, जिन्हें वो ऑनलाइन भेजने की कोशिश कर रही है। अपलोड में 5 मिनट लगते हैं और तभी उनके ऊपर हमला हो जाता है। एक आदमी मीरा का गला दबोच लेता है, लेकिन पीछे से एक स्पेशल उसके ऊपर झपट पड़ता है और मीरा की जान बच जाती है। आखिरकार फाइल अपलोड हो जाती है और सारा सच दुनिया के सामने आ जाता है। अब कैंप में युद्ध छिड़ चुका है। लियोन का सामना सीधे पुलिस चीफ से होता है। चीफ ने खुद को जेनेटिक इंजेक्शन से इतना ज्यादा ताकतवर बना लिया था कि वो लियोन के सूट को एक झटके में ही तोड़ देता है। वो लियोन को घसीटते हुए लैब के अंदर फेंक देता है, जहाँ पीछे से एक जेनेसिस ट्री खड़ा होता है। लियोन समझ जाता है कि यही उसका आखिरी हथियार है। वो तेजी से एक नीला फूल तोड़ता है और उसी पल पेड़ का डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। नोकीले कांटे चारों तरफ से निकलते हैं। लियोन तो झुककर खुद को बचा लेता है, लेकिन चीफ सीधा उन कांटों में फंस जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। जहां कुछ देर के बाद ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स पहुंचते हैं। सेनेटर, उनके साथी और सारे गुंडे गिरफ्तार हो जाते हैं। कैंप सील कर दिया जाता है और आखिरकार वो बुराई खत्म हो जाती है जिसने इंसानियत को बांट दिया था। सेनेटर की सच्चाई सबके सामने आने के बाद प्रेपोजिशन 42 को रद्द कर दिया जाता है। अब शहरों के बीच की दीवार हटा दी जाती है। जेनेटिक्स और स्पेशल्स अब एक दूसरे के शहरों में आ सकते हैं, साथ में रह सकते हैं और एक जैसी जिंदगी जी सकते हैं। लियोन, क्लोई और मीरा अब साथ हैं। मीरा को लड़ाई में गहरी चोटें आई है, वो अब गा नहीं सकती, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून है क्योंकि अब वो एक बेहतर दुनिया में सांस ले रही है। क्लोई भी अब सुरक्षित है और लियोन, वो आखिरकार अपनी माँ के सपने को पूरा कर चुका है। एक ऐसी दुनिया जहाँ पर सब बराबर है। लेकिन जैसे स्क्रीन ब्लैकआउट होती है, तभी हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है। एक अंधेरे कमरे में एक आदमी बैठा हुआ है, चेहरा आधा जला हुआ है, निगाहें खून से भरी हुई है और कैमरा धीरे धीरे उसके पास आता है। ये कोई और नहीं बल्कि सेनेटर फ्रैंक है, जो अभी मरा नहीं है, ना ही जेल गया है। वो अब अपने बदले की आग में जल रहा है। यानी कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, जिसके साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। बाकी फिलहाल
आज की इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।